नमस्कार, राम राम। कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? एकदम आनंद में। बढ़िया बात है भाई। आ जाओ फिर, करें चर्चा स्टार्ट। चर्चा तो क्या है, कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। और जो है वो दोस्तों जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के पास जो है वो इतना ज़्यादा समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा चर्चा की जाए। हाँ। क्या ऑडियो ऑडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में थोड़ा आजकल जो है वो एक बार लाइव होते ही दिक्कत आती है। हाँ, मुझे तुम लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ। हम लोग जिला प्रशासन पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने जिला प्रशासन कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था। और जिला प्रशासन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि मौर्य काल के अंदर दोस्तों जो है वो संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था आहारा। और उसके हेड को कहते थे स्थानिक। उसके हेड को क्या कहते थे? स्थानिक। और आपके यहाँ पे जो है फिर गुप्त काल में विषय, और विषय के हेड को कहा करते थे विषयपति। विषय के हेड को क्या कहते थे? विषयपति। और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे मुगल काल में जो है वो दोस्तों जिले को कहते थे सरकार। सरकार के हेड को कहते थे आमिल। सरकार के हेड को क्या कहते थे? आमिल। जब हमने जिला प्रशासन के तत्व पढ़े तो आपने क्या कहा कि यह जनता और सरकार के मध्य कड़ी है। यह संभाग की एक इकाई है। और संभाग की इकाई के साथ साथ दोस्तों जो है वो ये क्या है, इसके अंदर जो इसके हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। और इसका एरिया 4000 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और दोस्तों जो है वो जनसंख्या न्यूनतम 10 लाख होनी चाहिए। ये चीज़ पढ़ी तुम लोगों ने? याद आया? फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, आई थिंक सबको सही से दिख रहा होगा। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपने क्या पढ़ा? आप लोगों ने जिला कलेक्टर के कार्य पढ़े, तो जिला कलेक्टर के राजस्व के रूप में जो कार्य थे वो आप लोगों ने कहे कि राजस्व एकत्र करना, उसके अलावा भूमि सुधार करना। भूमि सुधार के साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य करना। उसके साथ साथ दोस्तों भूमि अभिलेख जो है उनका रिकॉर्ड रखना। उसके साथ साथ राजस्व न्यायालय का संचालन करना। राजस्व न्यायालय का संचालन करना। नजूल भूमि का प्रबंधन करना। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो तकाबी ऋणों का वितरण एवं वसूली करना। तकाबी ऋण जो किसानों को अग्रिम रूप से दिए जाते हैं। उसके अलावा जब आपने उसे दंडाधिकारी के रूप में देखा तो आप लोगों को याद आया होगा कि क्या क्या काम करते हैं। तो दोस्तों जिले के अंदर जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखना। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो है वो दोस्तों वहाँ पे जो आपके यहाँ पे विदेशी जो है उनके पासपोर्ट की जांच करना। विदेशी पासपोर्ट की जांच करना। जेल का निरीक्षण रखना। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों शस्त्रालय जो हैं उन पे निगरानी रखना। उस पे साथ साथ पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना। उसके साथ साथ मृत्युदंड का प्रमाणित करना। मृत्युदंड को प्रमाणित करना। उसके साथ साथ दोस्तों पेरोल पे किसी को रिहा करना है या नहीं करना। उसके अलावा धारा 144 में सुनवाई करना। 144 में सुनवाई करना। और उसके साथ साथ जो है वार्षिक कानून व्यवस्था प्रतिवेदन बना के भेजना। उसके अलावा आपने क्या कहा? प्रशासक के रूप में क्या कार्य हैं इनके? उसके बाद में आपने क्या कहा? विकासात्मक कार्य इनके क्या हैं? विकासात्मक कार्य इनके क्या हैं? उसके बाद में आपने क्या कहा? आपदा में इनके कार्य क्या हैं? और निर्वाचन में इनके कार्य क्या हैं? निर्वाचन में इनके कार्य क्या हैं? तो निर्वाचन में आप कार्य बता सकते हैं। और उसके बाद में अन्य कार्य आपने पढ़े। टॉपिक मेन यही था। आज हम जो है वो कंप्लीट करेंगे इसे। आज हम लोग जो क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे इसे। अब तक जो पढ़ा है वो किस किस को क्लियर है? ताकि जो है वो कल मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट कर दूं। कल मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक स्टार्ट कर दूं क्या? अच्छा सा टॉपिक है।
जैसे तुम लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अगर वो पढ़ लिया तो ऐसे लगता है कि स्टेट पॉलिटी अब तो आती ही है। अगर वो पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि स्टेट पॉलिटी अब तो सर जो है वो आती ही है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राम राम जी, राम राम। शाम को अपन लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे? इसकी पीडीएफ अपलोड हो गई है आपके बैच के अंदर। हस्तलिखित पीडीएफ इसकी जो है वो अपलोड हो गई है। आज वाली क्लास की भी हो गई है, मतलब आज तक हम जो पढ़ेंगे उसके 10-11 पेज आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आप बढ़िया तरीके से जो है उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब बताओ इससे अगला टॉपिक, हाँ आज शाम को तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटी में क्या पढ़ें अगला टॉपिक? तो अगला टॉपिक दोस्तों जो है, हाँ बैच वालों को पुराने वाले टॉपिक को रिवीजन करवाऊं कि सर अगला टॉपिक पूरा हो जाए, पहला अगला टॉपिक चालू हो उससे पहले पुराने वाले का रिवीजन करवा दूं? अब मैंने उसका कई बार तो करवा दिया, चलो अभी जाते टाइम में राज्यपाल का वापस रिवीजन करवा दूंगा। हाँ, तो अपन अगले 2 महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, और अपन 2 दिन में ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे, जिसमें हाई कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे, और एक हम आयोग पढ़ेंगे। पॉलिटी थोड़ी अलग तरीके से चलने देंगे। फिर अपन विधानसभा सीएम पे आ जाएंगे वापस, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आएगा ना, वो तो वैसे ही याद कर लोगे। विधानसभा सीएम उसमें इंटरेस्ट आएगा तो वो तो अपने आप ही जो है वो आप कवर कर लोगे। 22 तक पॉलिटी कंप्लीट करने की किसकी इच्छा है? 22 तक पॉलिटी कंप्लीट करने की किसकी इच्छा है? इच्छाएं तो तुम्हारी बहुत है, लेकिन मेरे को इको की भी क्लास लेनी पड़ती है, करंट की भी क्लास लेनी पड़ती है, तो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की मैं जो है वो कोशिश करता हूँ, लेकिन अपन जो है वो भागा दौड़ी नहीं करेंगे। जितना पढ़ा जाए कोई बात नहीं, टेस्ट देने लायक कर दूंगा तुम्हें मैं। जितना पढ़ा जाए कोई बात नहीं, टेस्ट देने लायक कर दूंगा तुम्हें मैं। और बताओ क्या चाहिए? तुम सब टेस्ट देने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, और इसके अलावा बात जो है वो दोस्तों जो है वो बाद में करेंगे। अब कमेंट सेक्शन मैंने कहा ना मेरे को नहीं चल रहे, दिख नहीं रहे हैं, डट जाओ तुम सुबह सुबह, मैं 2 घंटे पढ़ा दूं। हाँ अब बात करते हैं अपने यहाँ। अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, एसडीएम के जब तुम काम देखोगे, जब एसडीएम के काम देखोगे तो एसडीएम के काम दोस्तों आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो, जो कार्य कलेक्टर साहब, डीएम साहब जिला स्तर पर करते हैं, उन्हीं कार्यों का क्रियान्वयन जो है वो एसडीएम साहब ब्लॉक स्तर पर करते हैं। याद रख लेना, क्या करते हैं? उन्हीं कार्यों का। क्या सर बताओ फिर? देखो, उपखंड एक विकासात्मक इकाई है, उपखंड एक विकासात्मक इकाई है। आजकल तो जो है वो उपखंड जो है वो आप पढ़े सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या दोस्तों उपखंड अधिकारी। अब पहली चीज तो जो है वो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन्हें उपखंड अधिकारी तो कहते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें जो है वो हम एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर तो कहते हैं, लेकिन इन्हें एसडीएम क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को भी आज समझाऊंगा मैं तुम्हें। एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर होता है ये भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि उपखंड होते क्या हैं। उपखंड जो है वो जिला और तहसील के मध्य, जिला और तहसील के मध्य एक विकासात्मक इकाई है, एक विकासात्मक इकाई है। हाँ, विकासात्मक इकाई है, बीच की एक कड़ी है, बीच की एक कड़ी है। आज एक अलग बात है कि जहां तहसील होती है वहां पे उपखंड भी होता है, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। आज तो धीरे धीरे हम प्रशासन को गांवों तक ले जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। तो आज तो आप देख रहे होंगे आपके पास में कोई शहर होगा वो तहसील भी है और वो उपखंड भी है, आप देख रहे होंगे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले पता है कैसे हुआ करता था? पहले जैसे आपका जिला है तो जिले के अंदर एक जिला है तो उसके अंदर फिर 4 उपखंड हुआ करते थे और 16 तहसील हुआ करती थी, 8 तहसील हुआ करती थी, 8 तहसील हुआ करती थी। तो तहसील की बात उपखंड तक, फिर उपखंड से आगे जो है वो जिले तक। आजकल तो अगर एक जिला है और उसके अंदर अगर 8 उपखंड है तो उसके अंदर 8 ही तहसील हो रही है, तहसील भी खूब हो रही है।
तो बेसिक पहले जनरली उपखंड बनाया क्यों गया था, ताकि तहसील और जिले के बीच में एक कड़ी हो और एक विकासात्मक इकाई हो जो राजस्व कार्य भी संभाल ले, जो जिले स्तर पे जितने काम होते हैं। हाँ, आपने जो सर उपखंड क्या होता है, अरे भाई ऐसे क्या करो, सब डिवीजन नहीं जानते, जैसे सुजानगढ़ उपखंड भी है, तहसील भी है, एक विकासात्मक इकाई है जो राजस्थान सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं, राजस्व से संबंधित मामले सुनते हैं। हरियाणा में अब भी ऐसा है, हाँ हरियाणा में अब भी ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ तहसीलें और उपखंड खूब बनाए जा रहे हैं ताकि प्रशासन जो है वो जनता के और निकट पहुंच सके, सरकार प्रशासन जो है वो जनता के और निकट पहुंच सके। और तो बात ये है कि तुम तैयारी करोगे तो जाने जाओगे, ढंग से तैयारी करोगे तो उस उपखंड को संभाल लोगे। और जयश्री जी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ उपखंड एक विकासात्मक इकाई है और एसडीओ जो है वो उपखंड का जो है वो क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। याद रखें दोस्तों, जो है वो एसडीओ जो है वो आपके उपखंड का जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो ये उपखंड के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ये उपखंड के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अब यहाँ दोस्तों जो है वो नियुक्ति कैसे होती है, तो याद रखें आप लोग, या तो आप डायरेक्ट जो है वो आरएस बने, या तो आप डायरेक्ट आरएस बने, या फिर दोस्तों अगर आप आरटीएस हैं तो आप पदोन्नति के पश्चात आप जो है वो क्या बन सकते हैं, पदोन्नति के पश्चात जो है वो एसडीएम, या तो आरएस डायरेक्ट एसडीएम बनता है, अच्छी रैंक है तो, और या फिर पदोन्नति के पश्चात आप एसडीएम बन सकते हैं। दो ही तरीके हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप बढ़िया रैंक लेके आओ। मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, ये भर्ती तो आप, कई लोग बोलते हैं सर अनचाही सी आ गई, जल्दी आ गई, है ना, टाइम खूब दे रहे हैं लेकिन जो है वो जल्दी आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ अगली भर्ती इससे बड़ी आएगी और जल्दी आएगी, तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, उससे पहले आप लोगों की जो है भर्ती आएगी, 2025 की श्योर भर्ती आएगी। जिस तरीके से जो है वो आपका जिला प्रशासन बढ़ा है, जिस तरीके से आपके उपखंड बढ़े हैं, उसके हिसाब से ये भर्ती अब भी छोटी है। तो आदमी ध्यान में संज्ञान में रखो कि बैक टू बैक जो है वो आपकी आरएस की 2-3 भर्तियां आपको मिल जाएगी। 23 में मिली है, 24 में मिल गई, 25 भी मिलेगी आपको। और 25 वाली भर्ती जो है वो, इस भर्ती के अंदर आपको एसडीएम के पद कम लग रहे होंगे, 25 वाली भर्ती में भर भर के आएंगे, तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना। आरटीएस और आरएस में क्या डिफरेंस होता है वो भी आज हम लोग जो है सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जरूर याद रखें कि आरएस के अंदर अच्छे रैंक से आप डायरेक्ट एसडीएम बनते हैं, और या अगर आप फिर तहसीलदार बनते हैं तो दोस्तों उसके जो है वो कुछ समय पश्चात, लगभग 7-8 साल लग जाते हैं, आप प्रमोशन होके दोस्तों जो है वो क्या बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, याद रह जाएगा। अब एसडीएम साहब के काम क्या क्या होते हैं, एसडीओ के क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं, उनके बारे में जो है वो हम थोड़ी सी बात करते हैं। उनके काम जो है वो वैसे ही काम है जैसे कि जैसे दोस्तों आपके यहाँ पर, हाँ किसके कार्य थे दोस्तों आपके, कलेक्टर साहब के थे, राजस्व संबंधी कार्य। सबसे पहले क्या पढ़े दोस्तों हम उनके, राजस्व संबंधी कार्य, रेवेन्यू से संबंधित जो है वो दोस्तों उनके कार्य जो है उनके ऊपर चर्चा कर लीजिए, उनके ऊपर जो है वो चर्चा कर लीजिए। क्या करते हैं भैया, पहली चीज ये उपखंड के प्रमुख भू राजस्व अधिकारी होते हैं। तो उपखंड के ये क्या है, भू राजस्व अधिकारी होते हैं। तो उपखंड के अगर ये भू राजस्व अधिकारी है, तो भू राजस्व अधिकारी हैं, तो दोस्तों इनके क्या क्या काम होंगे। अब बेसिक सी बात है, रट्टा नहीं मारना। राजस्व में क्या क्या काम होते हैं, पटवारी तक सबके वही काम होते हैं भाई। भू राजस्व एकत्रित करना, कहाँ गुरुजी, राजस्व एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करना जायज बात है। उसके अलावा भूमि सुधार करना, कहाँ सर, भूमि सुधार करना, लैंड रिफॉर्म्स करवाते रहना। उसके बाद में भूमि अभिलेख जो है वो मेंटेन करना, हाँ जी, रिकॉर्ड्स जो जितने भी रेवेन्यू के होते हैं उन्हें जो है वो मेंटेन करना, उन्हें जो है वो मेंटेन करना। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो गांव के टाइम टू टाइम नक्शे तैयार करते रहना, कहाँ साहब, नक्शे तैयार करवाते रहना, खुद तो नहीं करते लेकिन नक्शे तैयार करवाते रहते हैं। उसके बाद में हाँ, फसल का आकलन करना, फसल का आकलन करना, एस्टिमेट लगाते रहना। अगर समस्या ये है तो उनको जो है आपदा के टाइम जो है वो मुआवजा भी दिलो। उसके अलावा पटवारी, हाँ कानून गो, तहसीलदार, इन सब का जो है वो दोस्तों जो निरीक्षण करना, तहसीलदार इन सब का क्या करना, निरीक्षण करना, यही काम है। तो ये दोस्तों इनके जो है वो काम है, इनके जो है वो काम है।
तो ये इनके रेवेन्यू संबंधित जो है वो दोस्तों आप लोगों के जो है वो फंक्शंस हैं। हाँ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही होते हैं जी। लगाने के लिए आप डेप्यूटी कलेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि आपके रेवेन्यू के अंदर जो है या तो कलेक्टर, कलेक्टर के जस्ट बाद में आपके जो ये एसडी और एसडीएम हम क्यों कहते हैं, जब वो न्यायालय चलाते हैं, जब वो दंडाधिकारी के रूप में काम करते हैं, जब वो मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एसडीएम कहा जाता है। तहसीलदार, कानून को, पटवारी, ये पद होते हैं रेवेन्यू के। तब जो है वो पटवारी आपका जो है वो कुछ दिनों बाद में गिरदावर बनता है, फिर कानून को बनता है, जैसे ऑफिस कानून को कहा जाता है, फिर वो नायब तहसीलदार बनता है, फिर वो तहसीलदार बनता है। हाँ, लैंड रिफॉर्म से मतलब ये है कि भूमि सुधार में वो सारे कार्य इंक्लूड हैं जो आपके भूमि की जो है वो गुणवत्ता के लिए, उत्पादकता के लिए, उत्पादन के लिए जरूरी हैं। तो इन सारे कार्यों के लिए जो है, चाहे आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को ढंग से लागू करना, जैविक खेती को लागू करना, ये सारे काम जो है वो करते हैं। ठीक है। कानून का क्या होता है, कानून को एक बार बता देता हूँ आपको कि जो है वो आपकी रेवेन्यू की इकाई है, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति लगता है तो क्या बनता है, पटवारी बनता है। पटवारी कुछ दिनों बाद में जो है वो प्रमोशन से क्या बनते हैं, गिरदावर बनते हैं। और गिरदावर के बाद अगर वो ऑफिस को संभालते हैं तो उन्हें ऑफिस कानून को कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ऑफिस कानून को कहा जाता है। और उसके बाद में वो जो है वो दोस्तों क्या बनते हैं, आपके नायब तहसीलदार बनते हैं। क्या बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं। और नायब तहसीलदार कुछ समय बाद में क्या बनता है, तहसीलदार बनता है। और तहसीलदार दोस्तों जो है वो कुछ समय बाद में क्या बनता है, एसडीएम बनता है। और एसडीएम जो है कुछ समय बाद में क्या बनते हैं, एडीएम बनते हैं। और एडीएम बनने के बाद प्रमोशन से क्या बनते हैं, डीएम बनते हैं। वही कार्य होते हैं, ऑफिस का पूरा काम संभालना तहसीलदार के सहयोगी के रूप में। और तो तुम जाके संभालोगे ही। फिर आगे बात करें, न्यायिक श्रेणी के उनके काम क्या हैं। रेवेन्यू कोर्ट के मामले के अंदर जो है वो क्या क्या संभालते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो अभी चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ, चर्चा कर लेते हैं। टीआरआर अलग पद होते हैं जो आपके यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर अलग पद होते हैं, वो राजस्व के ही पद होते हैं। लेकिन वो दोस्तों जो है वो वहाँ पर जो है वो पूरा अकाउंट्स का काम जो है वो देखते हैं। तहसील में जो है वो दोस्तों आपका टीआरए भी होता है। हाँ, ऐसे प्रमोशन होता है, तो टेंशन मतलब आईएएस डायरेक्ट जो है वो डीएम बनते हैं। इनका ट्रांसफ़र कौन करता है, इनका ट्रांसफ़र रेवेन्यू बोर्ड करता है। इन सब का ट्रांसफ़र जो है वो कौन करता है, रेवेन्यू बोर्ड करता है। हाँ, इनका ट्रांसफ़र जो है वो दोस्तों आपके जो है वो डीओपी वाले करते हैं। हम्म और बताओ, और कितना बेसिक लेके चलूँ, एकदम तुम्हें मिला ही लाऊं। मैं बता ही रहा हूँ, और बताओ क्या क्या काम बताऊँ तुम्हें, एकदम बेसिक से ही तो लेके चल रहा हूँ। जो तुम्हारी इच्छा है, कानून को क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, पटवारी क्या होता है, हाँ, गिरदावर क्या होता है, सारे बता दिए। टीआरए एक अलग पद होता है जो केवल रेवेन्यू की वसूली से संबंधित होता है, जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से लगते हैं। जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से, या तो जूनियर अकाउंटेंट, या दोस्तों जो, हाँ, हाँ, दिव्या जी, कार्मिक विभाग। तो एकदम जितना मतलब बेसिक तुम कहो तो गांव में घुमा लाऊं तुम्हें, और तो क्या। हाँ, एसडीएम और एसडीओ दोनों एक ही होते हैं सतीश, वापस देख लीजिए, वापस याद करवा देता हूँ। वो जो है वो एसडीओ के रूप में कार्य करते हैं, और जब वो दोस्तों जो है वो अपना कोर्ट चलाते हैं, तो उन्हें जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जब वो अपना कोर्ट चलाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और जब वो सारे काम करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, एसडीओ कहा जाता है। तब उन्हें ऑफिसर कहा जाता है। आई बात समझ में। लेकिन कभी कभी तुम्हें खुद को नहीं लगता कि यूट्यूब वाली क्लास ज़्यादा अच्छी होती है तुम्हारे ऐप से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता और यहाँ मैं कमेंट पे ध्यान देता हूँ, तो फिर बाद में क्लास का रिदम टूट जाता है। तुम्हें खुद को नहीं लगता ऐसे कि यूट्यूब का सेशन जो है वो कुछ मामलों में जो है वो आपके ऐप से कई बार बेहतर होता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण केवल आप हैं, मैं नहीं हूँ। मैं वहाँ पे जो है वो कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ। यहाँ मैं तुम्हें एक एक को संतुष्ट करने के चक्कर में जो है वो खराब कर देता हूँ। बस इतना सा है। तो अगर तुम तुम्हारे कमेंट सेक्शन को ठीक रख लोगे तो बढ़िया तरीके से याद कर पाओगे। चले आगे, मैथ रीजनिंग स्टार्ट करवाएं। करवा देंगे अमित, पहले इधर ये पढ़ लो एक साथ, पहले ही 5 क्लास चल रही है, कोई
बिना मतलब डिप्रेशन में ना आए, इतना पढ़ लो, बाद में कर लेना मैथ रीजनिंग। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके उनके कार्य जो है वो राजस्व न्यायालय के रूप में उनके क्या काम है, क्या क्या सुनते हैं दोस्तों, वो क्या क्या कौन कौन से मामले सुनते हैं। तो दोस्तों उनके राजस्व न्यायालय के रूप में क्या क्या काम है, तो उनका रेवेन्यू कोर्ट होता है, और वो रेवेन्यू से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है, राजस्व न्यायालय से संबंधित जो है वो क्या क्या काम करते हैं। पहली बात ये याद रखना दोस्तों, राजस्व मामलों में वह प्रथम श्रेणी के आपके न्यायाधीश हैं। राजस्व मामलों में वो क्या है, प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश हैं। क्या हैं दोस्तों आपके, प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश है। प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश हैं, मतलब ये अपील सुन सकते हैं, मतलब ये क्या सुन सकते हैं दोस्तों आपके, अपील सुन सकते हैं। तो मतलब याद रखें, ये तहसील प्रशासन के विरुद्ध अपील सुनते हैं, ये तहसील प्रशासन के विरुद्ध, तहसील प्रशासन के विरुद्ध अपील सुनते हैं। तहसील प्रशासन के विरुद्ध क्या सुनते हैं, ये अपील की सुनवाई करते हैं, अपील की सुनवाई करते हैं, अपील की सुनवाई करते हैं, अपील की सुनवाई करते हैं। तहसील प्रशासन का कोई डिसीजन दिया हुआ है, उसके विरुद्ध ये अपील की सुनवाई करते हैं। अब अगला आपसे नहीं पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस इनके पास आ सकते हैं। कौन से केस इनके पास आ सकते हैं। राजस्व न्यायालय के रूप में ये सॉरी भाई, प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। तहसील प्रशासन के विरुद्ध जो है वो दोस्तों ये जो है वो क्या सुनते हैं, अपील सुनते हैं। तो कौन से मामले इनके पास आ सकते हैं, कौन से मामले जो है वो इनके पास आ सकते हैं, बताओ भाई, कौन से मामले जो है वो इनके पास आ सकते हैं, बताओ एक बार सबके सब। हाँ थोड़ा बहुत याद आए तो तुम्हें, एसडीएम कोर्ट में तो काम आपका पड़ता रहता है। रेवेन्यू के कौन से मामले होते हैं, रेवेन्यू के खेत का मामला हो, खेत में रास्ते का मामला हो, हाँ और याद आ रहे हैं कुछ, तो याद रखें दोस्तों, सीमा, भूमि की सीमा से संबंधित, बाउंड्री से संबंधित कोई वाद हो, या उत्तराधिकारी से संबंधित कोई वाद हो, या कोई मुआवजे का प्रकरण हो, या बंटवारे का कोई मामला हो, ये सारे केस इनके पास आते हैं, ये सारे केस इनके पास आते हैं। चाहे भूमि विभाजन का कोई मामला हो, चाहे जमीन की जो है वो आपकी सीमा का कोई मामला हो, चाहे दोस्तों जो है उत्तराधिकारी का मामला हो, मुआवजे की बात हो, रास्ते के मामले हों दोस्तों, रास्ते के मामले हों, ये सारे इनके पास आते हैं। किसके थ्रू आते हैं, तहसीलदार के थ्रू। हाँ तुम अगर सही से बैठ के काम चलाओ तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर सही से काम चलाओ तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको एसडीओ साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम बैठे हैं ना, आपका इजीली काम हो जाएगा। भाई मान लो कि जमीन जो है वो उसका जो विभाजन होना है, तो खातों का विभाजन सामान्यतः तहसीलदार लेवल पर ही होता है, सामान्यतः तहसीलदार लेवल पर ही होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको केस ही लड़ना है कि नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था, इसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको मिल, तो जाओ फिर बाद में रेवेन्यू कोर्ट में, ऐसी बात है। नामांतरण से संबंधित मामला आपकी ग्राम पंचायत के पास होता है, और 30 दिन के बाद में दोस्तों आपके टीडीआर के पास होता है। लेकिन फिर अगर उस पर विवाद आ जाए तो अपील कहां करोगे आप, एसडीओ के पास। जायज बात, आपकी सीमा से संबंधित विवाद है तो पटवारी जाके जो है वो आराम से पत्थरगड़ी करवा देगा। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आप जो है वो जाओ रेवेन्यू कोर्ट के अंदर। तो पहले ये सारे मामले आते किसके पास है, तहसीलदार के पास आते हैं। और अगर आप इनसे ऊपर अपील करना चाहते हैं तो दोस्तों जो है वो कहाँ जाओगे आप, भूमि विभाजन से संबंधित मामलों के लिए रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। हाँ ठीक है। अब ऐसे रूपांतरण के भी बहुत, जैसे म्यूटेशन आपका जो है वो कन्वर्जन के मामले हो गए तो वो डायरेक्ट आप रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। तो ये आपको याद रह जाएगा। इनके जो है वो राजस्व न्यायालय से संबंधित काम क्या है, ये प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश हैं, तहसील प्रशासन के विरुद्ध अपील देखते हैं, चाहे रास्ते का विवाद हो, चाहे सीमा का विवाद हो, चाहे भूमि विभाजन का विवाद हो, और जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, हाँ याद रखिए, बंटवारे का मामला हो, मुआवजे का मामला हो, ये सारे मामले जो है ये संभालते हैं। ठीक है, तो याद रह जाएगा कि जो है वो आपके जो फर्स्ट ग्रेड के जो है वो दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, सारी अपील लेते हैं। रास्ता तुम जानते ही हो, आपकी जो है बाउंड्री से संबंधित कोई विवाद हो, कोई उत्तराधिकारी से संबंधित विवाद हो, कोई बंटवारे से संबंधित विवाद हो, तो ये संभालते हैं। आगे चले, श्योर। हाँ,
हाँ, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जो अपील सुनते हैं तहसील प्रशासन के विरुद्ध। आगे बात करते हैं। अब मैं फिर एक चीज बता देता हूँ आपको, आपके जो प्रश्न आना था वो जिला प्रशासन से आ जाएगा। अब हमें ये सब केवल पढ़ने हैं, अब हमें ये सब केवल और केवल जो है वो पढ़ने हैं, बस ये अब RS मेंस में काम आ सकते हैं। और आपके जो प्रश्न आता है बेसिकली वो जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर से ही एक प्रश्न की संभावना रहती है, नहीं तो प्रश्न की जो है वो दोस्तों जो है वो संभावना रहती नहीं है, नहीं तो प्रश्न की संभावना रहती नहीं है। तो अब इनको जो है वो बेसिकली अगर मेंस में लिखना हो तो कैसे तुम लिख सकते हो। हाँ, अगर आपके जो एग्जाम में प्री में क्वेश्चन हो, पटवार वीडियो में हो, चाहे CET में हो, प्रश्न आने की जो संभावना रहती है वो पूरा मामला जो है वो जिला कलेक्टर से रहता है। उसको तुम लोगों ने एकदम कंठस्थ कर लिया है। अब आगे वाले आपके मेंस में काम आएंगे कि आप वहाँ पे राजस्व संबंधित, राजस्व न्यायालय संबंधित का मामले जो है वो याद रख सकते हो। फिर दोस्तों आप जो है वो दंडाधिकारी के रूप में उनके जो मामले हैं तो आप लोग याद रखें, दंडाधिकारी के रूप में जो है वो क्या करते हैं वो, तो दंडाधिकारी के रूप में वो क्या करते हैं, तो कलेक्टर साहब क्या करते थे भाई। हाँ, कलेक्टर साहब पुलिस का, चौकी का, हाँ पुलिस थाने का, चौकी का निरीक्षण कर सकते थे ना, तो कलेक्टर साहब कर सकते थे, तो ये भी कर सकते हैं, तो ये निरीक्षण कर सकते हैं भाई। उसके अलावा धारा 144 लागू करते हैं, धारा 144 जो है वो लागू करते हैं। धारा 144 से तथा 151 में सुनवाई करते हैं, 151 में सुनवाई करते हैं, शांति भंग सुनवाई करते हैं, सुनवाई करते हैं, देखा है तुम लोगों ने ये। हाँ, 151 में जो है वो सुनवाई करते हैं, शांति भंग के मामलों में ये जो है वो क्या करते हैं। हाँ, देश अगर राज्य में या वहाँ अगर लॉ एंड बिगड़ रहा है तो वहाँ पे 144 लगाना ताकि लोग इकट्ठे ना हो, लोग जो है वो इकट्ठे ना हो। तो अब इसे जो है वो याद रखें। हाँ, और नॉलेज होनी चाहिए। तो पुलिस थाने जो है उपखंड की जितनी भी कानून व्यवस्था है वो बनाए रखना इनका काम है, उपखंड की कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है, उपखंड की कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना किनका काम है, इनका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तभी तो कहते हैं कि अगर आप DM नहीं तो SDM तो जरूर बने। हाँ, और जब आप जो है वो SDM बनते हैं तो जब आपसे इंटरव्यू होता है तो एक प्रश्न पूछा जाता है, 144 बताया ना कि आपके यहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है तो 5 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए 144 लगाया जाता है ताकि आगे विवाद उत्पन्न ना हो, आगे विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है। हाँ, अब आगे अब जानना चाहे तो फिर बाद में DM साहब तक भी जा सकते हैं, सुनवाई DM साहब भी करते हैं, ये भी करते हैं। 151 की सुनवाई जैसे आपको लगेगा कि केवल SDM साहब करते हैं, तो 151 की सुनवाई जो है वो दोस्तों आपके तहसीलदार भी करते हैं, और 151 की सुनवाई जो है वो SDM भी करते हैं। क्या करते हैं, SDM भी करते हैं, जो आपको मिले उससे करवा लो भाई। 144 की सुनवाई जो है वो SDM भी करते हैं और DM साहब भी करते हैं, दोनों व्यवस्था है आपके यहाँ। हाँ, दोनों व्यवस्था है आपके यहाँ। अब समझिए, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ कि आप जनरली जब तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम एक पर्सन पूछा जाता है कि भाई SDM में क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले रटा रटाया उत्तर एक ही होता है कि इनके काम में जो है वो विविधता है, और मेरे को जो है वो मेरा चैलेंजिंग नेचर है, तो मैं विविध विविध प्रकार के काम करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग जो है वो बनते हैं, RPS बनते हैं, तो आपको ताउम्र जो है वो दोस्तों याद रखना है कि पुलिस के ही काम करने हैं। क्या काम करने हैं, पुलिस पुलिस के ही काम करने हैं। अगर आप लोग SCTO बनते हैं तो आपको ताउम्र टैक्स से संबंधित काम ही करने हैं। अगर आप दोस्तों अकाउंट सर्विस में लगते हैं तो ताउम्र आप लोगों को जो है वो अकाउंट्स के काम ही करने हैं। RACS के अंदर लगते हैं तो दोस्तों आपको सारे अकाउंट्स के काम ही करने हैं। अगर आप DTO लगते हैं तो ताउम्र आपको परिवहन का ही काम करना है। हाँ, परिवहन का ही काम करना है। ठीक है, तो हर का अपना एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अगर आप SDM बनते हैं, अगर आप SDM बनते हैं तो आपका मुख्य डिपार्टमेंट जो राजस्व है उसके राजस्व के काम तो करेंगे ही, उसके अलावा आप हर जगह चौधर करेंगे, उसके अलावा आप जो है वो हर जगह चौधर करेंगे।
ठीक है। आप कानून व्यवस्था के नाम पर जो है वो कानून व्यवस्था संभालने के नाम पे जो है वो दोस्तों आप याद रखें कि जो है वो सारा का सारा पुलिस तंत्र भी जो है आपके, हाँ, उपखंड स्तर का वो आपके नियंत्रण में होगा, होगा ना। उसके अलावा जो है वो विकासात्मक कार्य योजनाएं जो है, तो योजनाओं के जितने भी काम में, तो शिक्षा विभाग की योजना ही है तो सीबीओ किसको रिपोर्ट करेगा? एसडीएम को। सीबीओ किसको रिपोर्ट करेंगे? एसडीएम को। ठीक है। अब आपके जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित काम है, आपके सीएमएचओ हैं, वो किन्हें रिपोर्ट करेंगे? इन्हें करेंगे भाई। ग्रामीण विकास का कोई मामला आता है तो बीडीओ किन्हें रिपोर्ट करेंगे? इन्हें करेंगे भाई साहब। हाँ, शहरी निकाय से कोई अच्छा काम आता है तो ईओ किसको रिपोर्ट करता है? इनको करता है भाई साहब। और जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे आपके परिवहन से संबंधित मामला हो, चाहे दोस्तों आपके अकाउंट से संबंधित मामला हो, जितने भी उपखंड पर है, विभिन्न विभागों के जो ऑफिस होते हैं, उन सब पे पर्यवेक्षण और निरीक्षण, सुपरविजन के लिए कौन है? एसडीएम है। इसलिए लोग कहते हैं कि एसडीएम बनो, तुम कुछ ही कर सकते हो। कुछ तो नहीं कर सकते, कानून के तहत तुम लोग जो है वो बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब अगर तुम अच्छा करना चाहो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम जो है वो ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज में भी सुधार ला सकते हो, नगर पालिका में भी सुधार ला सकते हो, शिक्षा विभाग में भी सुधार ला सकते हो, स्वास्थ्य विभाग को भी तुम ठीक कर सकते हो। तभी तो देखते हो कभी कभी कि एसडीएम साहब आए जो है वो पूरी पूरी हॉस्पिटल चेक कर गए। हाँ, ऐसे कभी सुना है तुम लोगों ने कि सीबीओ साहब आए जो है वो तो आपका तहसील ऑफिस चेक कर गए? नहीं सुना ना? नहीं सुना कभी ऐसे? या बीडीओ साहब आए तहसील चेक कर गए, या एसडीएम ऑफिस चेक कर गए? नहीं होता ना। तो ये आपके जो है वो एसडीएम के पास जो है वो अपने पावर्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अदर डिपार्टमेंट्स पे भी जो है वो पावर होते हैं। अब अगर आप जब एसडीएम नहीं बने, हाँ, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, तो फिर बाद में तहसीलदार क्यों बनता है आदमी? हाँ, फिर बाद में जो है वो तहसीलदार क्यों बनता है? तो तहसीलदार एक तो इस उम्मीद में बनता है कि वो 7-8 साल बाद में एसडीएम बन जाएगा। उसके अलावा एसडीएम के जो कार्य होते हैं, वो सारे कार्य जो है वो दोस्तों जो है वो प्रत्यायोजित तहसीलदार को भी होता है। वो अपने राजस्व काम तो संभालता ही है, उसके अलावा तहसीलदार की भी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो कानून व्यवस्था संभाले, कानून व्यवस्था संभाले। वो भी जाके सामान्य प्रशासन के अंदर जो है वो दौरे कर सकते हैं। तहसीलदार भी जो आप नहीं सुनते क्या? तहसीलदार जो है तो स्कूल चेक कर गए, हॉस्पिटल चेक कर गए, पंचायत भवन चेक कर गए, पंचायत भवन चेक कर गए, सुनते हो ना? बस यही है। ठीक है, तो चले हम करें बात। तो दंडाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस थाने चौकी निरीक्षण जो है वो करना, धारा 140 लागू करना, धारा 144 लागू करना, 144 और 151 में सुनवाई करना। अब 151 के बारे में क्या, हाँ, आरटीएस को बोलते हैं तहसीलदार। अब आगे चले। हाँ, अब दोस्तों जो आगे चलते हैं और बात करते हैं 151 क्या होता है। 151 जो है शांति भंग के मामले दर्ज किए जाते हैं। जनरली पुलिस जो है वो चेतावनी देना चाहती है तो आपको 151 के तहत एसडीएम कोर्ट में पेश करेगी। एसडीएम साहब नहीं है तो फिर तहसीलदार के सामने पेश किया जाएगा। कोई गया हुआ तो नहीं है तुम में से 151 में? छोटी मोटी लड़ाई हो जाते हैं तो पुलिस वाले ये नहीं सोच, ज़्यादा नहीं करते कि बिना मतलब क्यों बड़ा केस लगाओ, 6 महीने के लिए पाबंद कर दो और अगले को हिदायत दे दो कि दोबारा लड़ाई करे ना तो फिर बाद में जो है देख लेना, दोबारा लड़ाई करिए तो फिर बाद में देख लेना। तो इसलिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो याद रखें कि जो है वो शांति भंग और इन मामलों के लिए जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा निरीक्षण संबंधी सारे काम कौन करता है? एसडीओ। निरीक्षण संबंधी कार्य, निरीक्षण संबंधी कार्य मैंने अभी बताया तुम लोगों को। निरीक्षण संबंधी कार्यों के तहत एसडीओ जो है वो कोई भी विभाग का कार्यालय है उसका जो है वो औचक निरीक्षण कार्यालय है, उसका दोस्तों औचक निरीक्षण कर सकता है जब चाहे। याद है जगह? और अब और क्या काम है, और क्या काम है उनके बारे में भी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तभी तो एसडीएम को जो है वो जिला कलेक्टर की आंख एवं कान कहा जाता है। कलेक्टर साहब के पास जो बात पहुंचती है वो दोस्तों याद रखें एसडीएम के थ्रू ही जो पहुंचती है।
और अगर कलेक्टर साहब किसी के चश्मे से देखते हैं या किसी की नज़र से देखते हैं तो वो एसडीएम की नज़र से ही देखते हैं। उनको बताने वाला और उनको जाके बात सुनाने वाला कौन है? एसडीएम ही है। उनको बताने वाला और उनको बात सुनाने वाला जो है वो कौन है दोस्तों? एसडीएम ही है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जिला कलेक्टर की आंख एवं कान है। जिला कलेक्टर की आंख एवं कान है। अब डाके वाला स्टेटमेंट तो केवल हमें ही सुनाया जाता है और वास्तविकता में बहुत पावर्स होती हैं। वास्तविकता में बहुत पावर्स होती हैं। तो दोस्तों याद करते हैं निर्वाचन संबंधी कार्यों। तो दोस्तों आपके यहाँ याद रखें, निर्वाचन संबंधी कार्यों में आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि यह लोकसभा के चुनाव के अंदर ये क्या होते हैं? उपचुनाव अधिकारी होते हैं। लोकसभा में क्या होते हैं? ये लोकसभा के चुनाव में उपचुनाव अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके? उपचुनाव अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके? ये उपचुनाव अधिकारी होते हैं। और विधानसभा के चुनाव में ये दोस्तों क्या होते हैं? मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। मतलब विधानसभा के उम्मीदवार नामांकन किसके सामने भरते हैं? उम्मीदवार नामांकन किसके सामने भरते हैं दोस्तों? जो है वो याद रखें, एसडीएम के सामने जो है वो अपना नामांकन भरते हैं। मतदाता सूची को अपडेट करवाना, मतदाता सूची को अपडेट करवाना, उसके साथ साथ जो है वो मतदान जागरूकता, लोगों को जागरूक करना, शांतिपूर्ण मतदान करवाना, शांतिपूर्ण मतदान करवाना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। हाँ, सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। इनकी होती है एसडीएम की। आज अपने को बहुत पद पढ़ने हैं, तहसीलदार, पटवारी, एसपी, डिविजनल कमिश्नर। अब कई बोले सर पटवारी क्यों पढ़ना है? पटवारी जो है सबसे इस महकमे का जिला प्रशासन की आपको जो है वो निचली इकाई दिखेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पटवारी है। तभी तो कहते हैं पटवारी का लिखा हुआ पटवारी मेट सकता है, कोई दूसरा नहीं मेट सकता, है ना? तो याद रखिए आप। तो विधानसभा, हाँ वीडियो नहीं पढ़ेंगे जो है ना, वीडियो वीडियो नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे केवल और केवल ना। हाँ, बीएलओ की नियुक्ति करना। बीएलओ जो आपके बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, बीएलओ वाला बहुत चक्कर चलता है भाई। बीएलओ अपॉइंट करना और उसके बाद में कौन बीएलओ रहेगा नहीं रहेगा, जो आपके यहाँ पे अब मतदाता सूची का पूरा काम बीएलओ संभालते हैं। टीचर को लगाया जाता है बीएलओ। हाँ, जरूरी नहीं है वही तो हो जाएगी, तुम सहयोग करोगे तब है। तो पटवारी की ओर कोई नहीं कर सकता, पटवारी गांव का कलेक्टर के बराबर होता है। हाँ, कह सकते हो तुम लोग, याद रह जाएगा। उसके अलावा जो है वो अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य दोस्तों जो है वो आपदा प्रबंधन संभालना। आपदा प्रबंधन पूरा का पूरा यही संभालते हैं। उसके अलावा प्रोटोकॉल के काम, अगर इन्हें जो है वो कलेक्टर साहब कह देंगे भाई वहाँ जाके आना है, प्रोटोकॉल का काम है, वहाँ पे ये अधिकार आपको जाके आना है, तो ये संभाल लेते हैं वहाँ जाके। उसके अलावा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो आपके यहाँ 2 रुपये में गेहूँ, 3 में, हाँ देखते हो आप, चावल गेहूँ मोटा अनाज जो मिलता है, उस सिस्टम को संभालना। और जितनी भी योजनाएं जो हैं उनको लागू करना, और जितनी भी बैठक आयोजित करवानी है उन बैठकों की अध्यक्षता करना। तो ये सारे काम जो है एसडीएम के होते हैं। ये सारे काम जो है वो दोस्तों जो है वो एसडीएम के होते हैं। डन। देखो सर फोन टूट गया, लॉगिन के लिए फ़ोन कर लेना। ये हो गया, मतलब सुबह वाली क्लास तो आधी तो है ना, अपने वाली क्लास क्लास कमर जन सुनवाई ज़्यादा लगती है, तुम्हें नहीं लगता? मेरी और टीचर की क्लास तो पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन जो है वो मेरी वाली क्लास जो है वो पढ़ने से ज़्यादा, पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें आपको जो है वो चावल गेहूँ दिए जाते हैं ना सरकार वंचित वर्ग को। हाँ हाँ, अभी एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में शांति बनाए रखें, आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल से बताई जा रही हैं। हाँ, तो ये जो है वो एकदम जन सुनवाई से चलती है सुबह, और समस्या के हिसाब से एक क्लास है। अभी मैं ये करूँगा कि मैं एक क्लास संडे को तुम्हारी जन सुनवाई के रूप में लूँगा, करना चाहिए एक ऐसा।
संडे को आधे घंटे डेली तुम लोगों को बुला ले कि भाई अब बताओ, और तो तुम्हारे कमेंट ऑफ ही रखेंगे अब, क्यों तुम लोग इतना अच्छा पढ़ते हो यूट्यूब पे, बोलते ही नहीं हो। यहाँ आते तो गुरुजी ओ कदोसी हो जैसी हो सीजना। अब आर जी की क्लास चल रही है, वहाँ पर ध्यान दे लो। हाँ, तो संडे को करेंगे पूरी जन सुनो, अब ध्यान दे लो। अब बात करें तहसीलदार के बारे में, तो दोस्तों तहसीलदार का पद ऐतिहासिक रूप से तो कलेक्टर से भी पुराना है। तहसीलदार का पद इतना महत्वपूर्ण है जिसकी मैं क्या ही बात करूं, और जिसकी मैं बात करूं तो यहाँ पूरा दिन निकल जाए, और अगर मैं ही तारीफ करूं तो फिर बाद में जो है तारीफ जो है उसकी तौहीन है। तो मेरे से ज़्यादा तो आप जो है वो तारीफ ना करवाएं, लेकिन दोस्तों जो है वो तहसीलदार जो है, तहसील एक राजस्व इकाई है। तहसील एक क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे, एक राजस्व इकाई है। तहसील आपकी जो है वो क्या है, एक राजस्व इकाई है। और उसका हेड, तहसील एक राजस्व इकाई है, और जिसका हेड कौन होता है दोस्तों, आपका तहसीलदार होता है। उसका हेड कौन होता है दोस्तों, आपका तहसीलदार होता है। इस पे नियुक्ति कैसे होती है, तो इस पे नियुक्ति जो है वो दोस्तों, एक तो जो है वो याद रखें आपके यहाँ पर जो है वो, हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आरटीएस के थ्रू होती है। जो आरएस की भर्ती में पद आते हैं, जैसे इस बार कितने आए हैं, जैसे इस बार कितने आए भाई, इस बार कितने पद आए बताओ एक बार। हाँ, इस बार कितने पद आए हैं, बताओ। 166 पद आए हैं, तो ये बस, हाँ, 12 पद और 178 के आसपास पद आए ना। तो दोस्तों जो है वो आपके नियुक्ति आरटीएस से होती है, या जो है वो दोस्तों पदोन्नति से होती है। तो पदोन्नति से किन की होती है दोस्तों, तो पदोन्नति से मैंने बताया आपको, पटवारी पद पे जो है वो सबसे पहले पद स्थापना होती है। पटवारी जो है वो दोस्तों फिर आपके यहाँ पे जो है कुछ समय पश्चात गिरदावर बनते हैं, और गिरदावर के बाद में दोस्तों जो है वो क्या बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं। और नायब तहसीलदार के बाद में उनका प्रमोशन होता है, और वो कहाँ पहुँचते हैं, तहसीलदार पे पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, तहसीलदार पे पहुँचते हैं। तो इस पद की भी गांव में काफ़ी पॉपुलैरिटी है। तो अगर आप जो है वो भरना चाहें तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार, बस शांति नहीं है, काम ही काम है। शांति नहीं है, काम ही काम है, सारे काम संभालने होते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगे कि जो है वो क्या भरना चाहिए, है ना, तो उसके ऊपर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आरएस के अंदर जो है वो ऑफिस को संभालते हैं मोतीलाल जी, है ना। तो गिरदावर जो सीनियर गिरदावर जो होता है, वो ऑफिस कानून गो के तहत जो है वो दोस्तों आपके ऑफिस को संभालते हैं, तहसील ऑफिस को। ठीक है, बात समझ में आ गई। जनरली जो सीनियर गिरदावर होता है उसे ऑफिस कानूनगो के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो आपके जो ऑफिस को संभालते हैं। तो रोटेशन में चलते रहते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं। शांति अगर तुम्हें चाहिए तो कौन सा पद लेना चाहिए, उसके ऊपर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी इस टॉपिक को पूरा करते हैं, नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा कि भाई आरएस के क्या लाभ है, आरपीएस के क्या लाभ हैं, बीडीओ क्यों बनना चाहिए, तहसीलदार क्यों बनना चाहिए, लड़कियों के लिए अकाउंट सर्विस क्यों बेहतर है, अकाउंट सर्विस में क्या क्या लाभ है। जिन लोगों को ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, वो अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो एसीटीओ बन सकते हैं, या तुम लोगों को, हाँ, तो इनके ऊपर प्रेफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, 1 तारीख बाद में कर लेंगे। पहले अभी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें। भावना जी मैं 24 तारीख तक जो है अवकाश पे हूँ, और अवकाश पे होने का कारण आपको पता ही है, माता जी की सर्जरी। और उस आपदा के अंदर जो है वो अवसर आपको मिला है कि मैं 2-3 घंटे आपकी क्लास से लेके पूरी करवा रहा हूँ। तो लगभग 10-1 बजे फ्री होता हूँ, तो उसके बाद में हॉस्पिटल जाके आना पड़ता है, उसके बाद में वापस आके तुम्हारी क्लास हो जाती है। तो ये जो है वो एकदम प्लानिंग के तहत जो है वो, हाँ, इसलिए आप लोगों के लिए ठीक है कि आपके 2 सब्जेक्ट ठीक हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट आपके 24 तारीख तक जो है वो पूरे हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट आपके 24 तारीख 25 तारीख तक जो है वो पूरे हो जाएंगे। मतलब 1 तारीख से पहले राजस्थान इको, राजस्थान पॉलिटी पूरी हो जाएगी। हाँ, तो बढ़िया। नहीं, ऐसे जनरली फॉलोअप चेकअप के लिए जाना पड़ता है। हार्ट सर्जरी बड़ी होती है ना, तो मतलब जो है चेक करवाने के लिए जाना, कोई और कोई इशू है तो एक बार चेक वे कर ले, वो तो ज़्यादा बढ़िया रहे। तो खुद डॉक्टर नहीं बनना भाई रहे आपा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, पिछले 30 साल में तो कभी हॉस्पिटल गए नहीं, पिछले 6 महीनों से मतलब हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रहे हैं। तो आदमी सारी इच्छाएं रखने के बाद में भगवान से लास्ट में एक ही दुआ करता है कि हे भगवान हॉस्पिटल मत भेज देना, और चाहे ना, जो है ना, हर चीज़ में कोई कमी ला देना, कुछ भी हो तो कम से ही काम चला लेंगे,
लेकिन जो है वो लास्ट में जाके इंसान जो है ना, अपने को ऐसा लगता है कि क्या ही है क्या ही है, जब बीमार होता है तब उसे पता चलता है कि भगवान हॉस्पिटल से दूर रखना, चाहे होटल जाए या नहीं जाए, कभी एरोप्लेन में बैठे नहीं बैठे, कोई रिजॉर्ट में जाए नहीं जाए, गाड़ी होए ना हो, बंगला होए ना हो, लेकिन एटलीस्ट है जैसे में काम चला लेंगे, हॉस्पिटल से दूर रखो। तो तभी तो कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर का ध्यान दो। दूसरी चीज़, आप अपने टारगेट्स के चक्कर के अंदर अपनी हेल्थ को अवॉइड नहीं करें कि पहले ये कर लेता हूँ फिर घूमने जाऊँगा, पहले ये कर लेता हूँ फिर घूमने जाऊँगा, पहले ये कर लेता हूँ फिर शरीर पे ध्यान दूंगा। तो फिर बाद में तो जो है वो शरीर क्या ही ध्यान दोगे आप, वो ध्यान देने लायक बचेगा ही नहीं। ये मेरे साथ हुआ है ना, पिछले 5 साल से मैं इस भागा दौड़ी के अंदर जो है वो पहले ये कर लेते हैं फिर देखेंगे, पहले जो है ये कर लेते हैं फिर देखेंगे, और उस चक्कर के अंदर जो है वो लगभग पिछले 4 साल से जो है वो मैंने मेरे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। आंखें धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गई है, गला ऑलमोस्ट जो है वो ख़राब है पड़ा पड़ा के। हाँ, और उसके साथ साथ जो है वो हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखा गया है। हेम सिंह जी नाम बता दे तन बुरो लाग जी, जा काई मतलब नाम बताने को, तो ये नाम बताने के सागे सागे कमी बतानी पड़सी। जना सा आपकी जगह बढ़िया है तो क्यों नाम पूछो मेरो, हैं? फिर बाद में मुझे ये बताना पड़ेगा कि असफलता का क्या कारण रहा प्रथम भर्ती में। तो सर आप सब्जेक्ट्स की बुक पब्लिश करा रहे हो या नहीं, कंफर्म बता दीजिए। इसका एक डिटेल वीडियो बना देंगे, 1 तारीख को आपकी 4 या 6 किताब आ जाएगी। ठीक है विवेक, वो पद आपकी जुडिशरी से संबंधित अलग है, कलेक्टर प्रशासन से संबंधित पद है, वो न्यायपालिका से संबंधित पद है। सर आपकी क्लासेस जो है वो 2.5 या 3 की स्पीड में अपलोड करवाया जाए, ऐसे क्या मतलब मेरी रेल बनाओगे क्या तुम लोग? नेक्स्ट टॉपिक आयोग ले लो, ठीक है मोहित, आयोग ले लेंगे। तुम्हारा चालू हो गया फरमाइश है, रुकते नहीं हो तुम लोग, अब चले आगे। अब तहसीलदार के रूप में काम देखें, तो तहसीलदार के जब आप काम देखेंगे तो दोस्तों आप लोग याद रखें, तहसीलदार के पास और क्या क्या काम होते हैं। तहसीलदार के पास जो है वो सबसे पहले राजस्व वसूली के काम होते हैं, भू राजस्व वसूली के काम, भू राजस्व वसूली का एक उसका एक महत्वपूर्ण काम है। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो तहसीलदार जो है वो भूमि अभिलेख से संबंधित काम करता है। किससे संबंधित काम करता है? भू अभिलेख से संबंधित जो है वो काम करता है, भू अभिलेख से संबंधित जो है वो तहसीलदार जो है वो काम करता है। उसके अलावा तहसीलदार अपने राजस्व न्यायालय को चलाता है, अपने राजस्व रेवेन्यू कोर्ट होता है उनका, उसको चलाता है। उसके अलावा जब अन्य काम देखें, जब आप अन्य काम देखते हैं तो उसमें कई काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपके पंजीयन, हाँ पंजीयन का काम वही करते हैं। कभी रजिस्ट्री वजिस्ट्री करवाने गए हो तो देखा तुम्हें, सब रजिस्ट्रार उप पंजीयन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, याद है तुम्हें? कभी रजिस्ट्री वजिस्ट्री करवाने गए हुए हो तो वो सब रजिस्ट्रार उप पंजीयन एसआर के रूप में काम करते हैं, उप पंजीयन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। देखा है तुम लोगों ने? हाँ, तो एक काम तो उनका जो है वो ये हो गया अलग से। उसके अलावा जब आप लोग देखोगे तो विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो क्या होते हैं दोस्तों? उपचुनाव अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं आपके? वो उपचुनाव अधिकारी होते हैं। तो उपचुनाव अधिकारी होने का मतलब एआरओ होते हैं। तो एआरओ होते हैं तो चुनाव के जितने भी काम होते हैं, चुनाव के जितने भी काम होते हैं, मतदाता सूची अपडेट करवाना, मतदाता जागरूकता अभियान करना, जो काम एसडीएम को करवाना होता है वो तहसीलदार के थ्रू करवा लेते हैं। जो काम एसडीएम को करवाना होता है वो तहसीलदार के थ्रू करवा लेते हैं। उसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए भी जो है वो कौन होता है? आपदा प्रबंधन का काम भी वही करते हैं। आपदा प्रबंधन का काम भी जो है वो कौन करते हैं? तहसीलदार ही जो है वो आपदा प्रबंधन का काम करता है एसडीएम के सहयोगी के रूप में। जैसे अभी जो है वो आपदा प्रबंधन के हेड के रूप में जो है वो
अलका को जो है वो आपदा प्रबंधन सेल का जो है वो हेड बना रखा था। फागिसाइड और बाढ़ बहुत ज़्यादा आई थी, तो एसडीएम और तहसीलदार दोनों मिलकर ये काम करते हैं कलेक्टर के जो है वो मार्गदर्शन में। तो जहाँ पे भी आपदा प्रबंधन का काम होता है उसमें भी तहसीलदार की मुख्य भूमिका होती है। ये जाके सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको भी जो है वो दोस्तों संभालते रहते हैं। अब जाके देखो तहसीलदार भी जाके शिक्षा, स्वास्थ्य हर जगह चेक कर सकता है, क्योंकि वो आपके जो डीएम और एसडीएम के कार्य जो है वो तहसील स्तर पर लागू करने वाला वही है। वो एक राजस्व इकाई तो है, उसके साथ साथ उसके पास अन्य काम, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम भी यही होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम भी उन्हीं के पास होता है ना। हाँ, कहीं पे भी आप देखते हो कोई दंगा प्रसाद कोई हो जाए तो वहाँ पे फिर बाद में जो है वो तहसीलदार ने कार्यवाही की, लाठीचार्ज हो गया, क्या मामला हो गया, तो पुलिस के साथ जो है वो जाके उसको संभालने का काम भी जो है वो तहसीलदार का होता है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम भी वही होता है। हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों अगर वहाँ पे एसडीएम नहीं है तो 151 में सुनवाई करना जो है या जमानत देने का पावर भी किसके पास होता है? आपके तहसीलदार के पास होता है। तहसीलदार के पास जो है वो 151 के अंदर जो है वो, हाँ याद रखें, 151 के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो क्या होता है, उसके पास जो है सुनवाई का पावर होता है। वो योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आप महंगाई राहत कैंप होंगे, उन सारी चीजें उनके अंदर जो है वो यही करते हैं। याद रह जाएगा श्योर। उसके बाद में भू अभिलेख से संबंधित मामला ये है, लैंड जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आपके किसी भूमि किस प्रकार की है, मानचित्र क्या है, भूमि के आंकड़े क्या है, सब कुछ जो है वो डिसाइड ये करता है पटवारी की सहायता से। आपने पढ़ा ना, पड़त भूमि है, चालू पड़त भूमि है, गोचर भूमि है, वानिकी की भूमि है, सरकारी भूमि है, देखते हो तुम लोग। तो भूमि की किस्म क्या है, भूमि की किस्म क्या है उसका आकलन करना, उसके साथ साथ भू आंकड़े जो हैं उनके बारे में जो है वो अपडेट रखना, टाइम टू टाइम इनके मानचित्र बनवाते रहना। और जमीन का जो है वो अगर आप देखेंगे तो मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है, लैंड होल्डर कौन है? लैंड होल्डर सरकार है। जमीन की मालिक कौन है भाई? सरकार है। पुराने जमाने में जमींदार हुआ करते थे, और आज के जमाने में अगर आप जो है जमीन के मालिक बनना चाहते हैं, क्योंकि काश्तकार जमीन का मालिक नहीं है, लीगल लैंग्वेज में काश्तकार जो है वो जमीन को जो है वो काश्त कर रहा है और उसके बदले में वो भू राजस्व चुकाता है। जमीन का मालिक कौन है दोस्तों? आपका याद रख लेना, तहसील स्तर पर तहसीलदार जमीन का मालिक है। मतलब आपके पास 1 बीघा नहीं है ना, तो भी आप जो है हजारों बीघा के जो मालिक हैं। मतलब उस जमीन से संबंधित कोई भी केस होगा तो कोर्ट में आप ही रिप्रेजेंट करेंगे। उस जमीन से संबंधित पूरा भी, तहसील की पूरी जमीन से संबंधित कोई भी मामला होगा तो एक पार्टी आप हमेशा होंगे, एक पक्ष कौन होगा? तहसीलदार होगा। तो बताओ इससे बड़ी और क्या मतलब आपको जो फीलिंग चाहिए, इससे ज़्यादा कोई फीलिंग हो सकती है क्या? जमीन जो है वो आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण है, और लैंड होल्डर जो है वो दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन आपके जो है वो जमीन का जो है वो प्रथम दृष्टया मालिक कौन है? आपकी सरकार है, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार काम करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो जमीन के मालिक के रूप में, एक पक्ष के रूप में हमेशा तहसीलदार ही जाता है। तो बताओ इससे बढ़िया और क्या चाहिए? राजस्व मामलों में अगर आप लोग देखें तो भूमि के संबंधी विवाद जो हैं आपके यहाँ जो है वो सीमा विवाद हो, हाँ, चाहे उत्तराधिकारी विवाद हो, ठीक है, ये सारे विवाद जो होते हैं, चाहे विभाजन से संबंधित मामला हो, चाहे जो विभाजन से संबंधित मामला हो, ठीक है, ये सारे विवाद जो है वो इनके पास आते हैं। और अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं हो तो फिर बाद में आप जो है वो कहाँ जा सकते हो? आप जो है वो जा सकते हो आराम से। हाँ, तो सर तो थे गोली दो, गोली कौन दो, मैं थाने थोड़ा मोटिवेट करूँ ताकि आप पढ़ लो बढ़िया तरीके से। आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, राजस्व वसूली से संबंधित कार्य जो है वो तहसीलदार करते हैं। इसके लिए जो है वो दोस्तों राजस्व वसूली के अभियान चलाते हैं वो,
उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पर जो है राजस्व वसूली के अभियान के साथ साथ पटवारी को और इनको दिशा निर्देश देते हैं टाइम टू टाइम। ये सारा काम जो है वो यही करते हैं, फसल का आकलन करवाना, हाँ, क्षेत्र में दौरे करना। वसूली की अंतिम जिम्मेदारी तहसीलदार की ही है, वसूली की अंतिम जिम्मेदारी तहसीलदार की है। तो क्या सर अब भी जो है वो आता है क्या रेवेन्यू? सरकार माफ कर देती है जी, तो क्या सर सरकार छोड़ क्यों नहीं देती? एक तो सरकार भू राजस्व प्रति वर्ष आपका माफ करती है, एक भू राजस्व हटा दे तो क्या हो बताओ? मतलब जो है वो आपका जो खेत है उसके ऊपर जो है वो सरकार भू राजस्व माफ कर देती है, नहीं लेते ना पैसे तुमसे, कोई पैसे नहीं लेते। ये पहले टाइम जो है वो लिए जाया करते थे मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, लेकिन सरकार जो है वो आपका भू राजस्व हर साल माफ करती है, हटा क्यों नहीं देती? अगर सरकार हटा दे तो फिर सरकार मालिक कहाँ हुई? आप फिर काश्तकार कैसे हुए? अगर मान लो कि गवर्नमेंट आपसे भू राजस्व बनता है, लेती नहीं है, माफ कर देती है, हर साल जो है भू राजस्व सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाता है, आपसे कोई जो है वो जमीन वमीन पे टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज और वो लगते हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर सरकार हटा दे तो फिर सरकार मालिक कैसे हुए? तो सरकार माफ कर करके आपको फीलिंग करवाती रहती है कि हम हैं मालिक और आपका भू राजस्व माफ कर रहे हैं। तो सुबह शाम जो है वो एक बार जो है ईश्वर का नाम भी लेवें और सरकार को धन्यवाद भी जो है वो थोड़ा थोड़ा देते रहें, याद रखना ही, ठीक है। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर नायब तहसीलदार और उप तहसीलदार के अंदर कौन पावरफुल है? ये प्रश्न आपका भी है क्या कि सर नायब तहसीलदार है और उप तहसीलदार के अंदर जो है वो क्या अंतर है? नायब तहसीलदार और उप तहसीलदार के अंदर क्या अंतर है? उप तहसीलदार के अंदर क्या अंतर है? ये तुम्हारा भी है क्या प्रश्न? हेम सिंह जी बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, मालिकाना हक तो सरकार का ही रहेगा। ये प्रश्न तुम्हारा भी है क्या? वैसे तो नहीं है, लेकिन इनका है तो इनको बता देता हूँ। आप नायब तहसीलदार जो है वो जनरली जो है वो फील्ड में 3 जगह लग सकता है। नायब तहसीलदार फील्ड में 3 जगह लग सकता है, नॉन फील्ड में कई जगह लग सकता है, नॉन फील्ड में कई जगह लग सकता है। नायब तहसीलदार के लिए जो है वो कई पद होते हैं, उनमें से फील्ड में उसके पास 3 पद हैं। एक तो वो तहसील के अंदर है, एक तो वो तहसील के अंदर है, तहसीलदार के नीचे लगे, टीडीआर के नीचे एक एनटीडीआर होता है, टीडीआर के नीचे एक एनटीडीआर होता है। एक पद तो तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार का होता है तहसील में। एक जो दोस्तों आपकी एसडीओ ऑफिस जो है, एसडीओ ऑफिस में एक पद जो है वो नायब तहसीलदार का होता है, जहां ज्यादा काम नहीं होता, निर्वाचन से संबंधित काम संभालते हैं। तो एनटीडीआर का एक पद यहाँ होता है, एक पद यहाँ होता है। इन दोनों पद में नायब तहसीलदार तहसीलदार के या एसडीएम के अधीन कार्य करता है, एसडीएम के अधीन काम करता है। जनरली तहसील जितने भी आपके जो है वो आपके यहाँ तहसील के अंदर पटवार हल्के होते हैं वो बांटे हुए होते हैं। ये जैसे मतलब 20 हैं तो 8-9 नायब के पास होंगे, 12 जो है वो तहसीलदार के पास होंगे, बांटे हुए होते हैं, कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर मान लो थारमू कोई नायब तहसीलदार वो मैं तो एकदम ही स्वतंत्र रहना चाहूँ, मेरे ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए हर दिन, ऐसे तो मेरे ऊपर भी होएगा ही, तहसीलदार भी होगा, एसडीएम भी होगा, एडीएम भी होगा, डीएम साहब भी होंगे। ऐसे तो सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं कि आप एकदम जो है वो स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं। लेकिन फिर भी कोई कहते कि मैं सुबह शाम कोई की कौन सुनना चाहूँ, मैंने चाहे 7 दिन में एक दिन सुना लो, हाँ, चाहे 15 दिन में एक दिन सुना लो या महीना में एक दिन सुना लो, लेकिन सुबह शाम मैंने कोई फालतू की बात कौन चाहिए। तो उसके लिए भी एक पद होता है। और आपके यहाँ जो एक उप तहसील होती है, क्या होती है दोस्तों? आपके यहाँ पे तहसील के जो पास जो है वो एक उप तहसील नाम की हमने एक संरचना और बना दी है। जब उप तहसील के अंदर जब नायब तहसीलदार लगते हैं आप, तो इस पद का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? उप तहसीलदार। इस पद का नाम चेंज क्या हो जाता है? उप तहसीलदार। और अब आप इस उप तहसील के अंदर जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करें, आपके ऊपर और कोई नहीं है। ये इतनी बात है, आगे बात समझ में? तो नायब तहसीलदार एक तो तहसील के अंदर तहसीलदार के नीचे होता है, एक एसडीओ ऑफिस के अंदर पद होता है जो एसडीओ के अधीन होता है, और एक दोस्तों आपके यहाँ पे उप तहसील नाम की हमने एक संरचना बना दी। आप देखेंगे कि जैसे ये उप तहसील है, तहसील के नीचे एक उप तहसील होती है, तो वहाँ उप तहसील के अंदर उससे स्वायत्त काम होते हैं। अब स्वायत्त काम के अंदर उन्हें एसआर के भी पावर मिलते हैं, लगभग जो है वो सारे पावर मिलते हैं। बस सीआरपीसी आईपीसी इनके पावर नहीं मिलते कि 151 में वो सुनवाई कर सके।
हाँ, अगर अलग से कहीं पे बांटे हुए हो तो वो भी मिल सकते हैं, वो बाद में कलेक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि उन्हें आपको ये पावर देने हैं या नहीं देने। लेकिन ये आपके एग्जाम में कहाँ काम आएगा एम सिंह जी? अब आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, हमारा तो रात दिन का काम यही है, लेकिन आप मुझे बताओ ये एग्जाम में आपके कहाँ काम आएगा? इस पर्सन का कोई सेंस था क्या? तो कृपया करके आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए, आपकी अभिलाषाओं के लिए, आपके जिज्ञासाओं के लिए प्रश्न ना पूछें। आप प्रश्न पूछें तो किस चीज़ के लिए पूछें? एग्जाम में प्रश्न सही करवाने के लिए, या आपके साथ वाला कोई नहीं पूछ पा रहा है तो उसका डाउट जो है क्लियर करवाने के लिए। जायज़ बात है? हाँ, और क्या, बस पूछ लिया, बस गुरुजी इसमें क्या अंतर होता है? तो इनके लिए भी एक क्लास रख लेंगे जिनमें आप दिन प्रतिदिन के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो सप्ताह में एक क्लास रखेंगे, उसमें पूछ लेना भाई। लेकिन यहाँ जो है वो आपको जो है वो, हाँ इस प्रश्न में क्या ही मतलब था, टाइम ही खराब हुआ है तुम्हारा, तुम्हें क्या मतलब? लगने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि तुम कहाँ कहाँ लग सकते हो। लगने के बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाता है कि तुम कहाँ कहाँ लग सकते हो। तो हर कमेंट पे ध्यान मत दो, इनका तो काम है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, इंटरव्यू वाले टाइम अलग से तैयारी करवाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आगे बात करते हैं, आगे महत्वपूर्ण बात क्या करें भाई? आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि पटवारी जो है, पटवारी का जो पद है ये क्या क्या काम करता है? भाई साहब बहुत काम करता है पटवारी, ऐसे बता देता हूं तुम्हें। भूमि अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करने का काम पटवारी साहब का ही है। भूमि अभिलेख जो है उसको मेंटेन करने का काम इन्हीं का ही है। कहाँ गुरुजी, ये तो पता चल गया। उसके अलावा राजस्व कलेक्ट करके तहसील ऑफिस में जमा करवाने का काम भी जो है वो इन्हीं का ही है। राजस्व कलेक्ट करके तहसील ऑफिस में जमा करवाने का काम भी इन्हीं का ही है। और दोस्तों राजस्व अभियान जो है उनका संचालन करवाने का काम भी जो है वो इन्हीं का ही है। कोई भी अभियान चला रहा है तो पटवारी जी व्यवस्था करो, कैंप लगेगा, तहसीलदार एसडीएम सब आएंगे, लेकिन राजस्व अभियान का संचालन करना है उसका काम भी जो है वो पटवारी का ही है। उसका काम भी जो है वो किसका है? पटवारी का है। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर भूमि सुधार जो है वो करना है, उसमें भी भूमिका पटवारी की है, क्योंकि तहसीलदार जी, एसडीएम, आपके जो कलेक्टर साहब तो आएंगे नहीं, वो तो जो दिशा निर्देश दे देंगे, काम तो करना पटवारी जी को ही है। उसके अलावा दोस्तों जो है वो अकाल हो, चाहे दोस्तों अतिवृष्टि हो, चाहे दोस्तों अनावृष्टि हो, चाहे दोस्तों आपकी अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो चाहे अनावृष्टि हो, इन सब का आंकलन करके रिपोर्ट देने का काम भी पटवारी का ही है। आंकलन करके रिपोर्ट देने का काम भी इनका ही है, तभी जाके क्लेम मिलता है। हाँ, तभी जाके जो है वो क्लेम मिलता है। आज ही करेंगे पूरा टॉपिक ये, क्योंकि कल तो अपन लोगों को आयोग पढ़ने, या तो आयोग पढ़ लेना, या फिर दोस्तों जो आपकी इच्छा हो तो मैं आप लोगों को जो है वो हाईकोर्ट बढ़ा दूंगा, जैसा तुम बोलोगे वो करवा दूंगा। तो अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनका आंकलन करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, आपके यहाँ जो है वो फसल जो है वो खराब हुई है, फसल खराबे की रिपोर्ट करना, हाँ हर 6 माह से दोस्तों ये सारा काम ये करते हैं, इन्हीं के आधार पे जो है वो आपको जो है वो मिलती है। हाँ, उसके अलावा जनगणना और मतदाता सूची का जो काम होता है उसमें सहयोग करते हैं भाई। जनगणना का काम है और मतदाता सूची का जो काम है, इनके अंदर भी दोस्तों जो है ये क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? सहयोग करते हैं। सहयोग तो प्रशासन में इनका हर चीज में ही होता है। सहयोग तो प्रशासन में इनका हर चीज में ही होता है। जो डाटा कलेक्ट करने होते हैं ना, डाटा, वो डाटा के सारे काम इन्हीं के थ्रू होते हैं। एग्जाम्पल दूं तुम्हें डाटा का काम। डाटा का काम अगर हम लोग जो देखें आपके यहाँ, तो आप लोग आंकड़े संबंधित काम होते हैं वो पटवारी से ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनगणना के आंकड़े हो, चाहे पशु गणना के आंकड़े हो, चाहे दोस्तों आपके फसल के आंकड़े हो, चाहे आपके सिंचाई के आंकड़े हो, और तो और कोरोना के टाइम कोरोना के आंकड़े हो, देते तो पटवारी जी थे। कौन देते थे? मेन फील्ड में तो काम यही करते हैं भाई। जनगणना के आंकड़े हो चाहे पशु गणना, कौन करवाता है? राजस्व मंडल करवाता है, तो इनके पास ही आएंगे डाटा। हाँ, फसल के डाटा यही देते हैं, सिंचाई के डाटा यही देते हैं। तो दोस्तों जो है वो डाटा से संबंधित काम है, और डाटा ही दोस्तों आज के टाइम में नियोजन प्लानिंग का आधार है। नियोजन है
प्लानिंग का आधार है। नियोजन प्लानिंग का आधार है। नियोजन प्लानिंग का आधार है। समझे? मोटे अधिकारी हैं। आप पहले जानते नहीं थे, अब ये डायलॉग पुराना हो गया। हाँ, पहले एसडीएम कलेक्टर साहब से इतना काम नहीं पड़ता था। अब कोई नहीं बोलता गांव में आपको कि क्या आईएएस बना, पटवारी बनता। अब लोग ये बोलते हैं पटवारी बना है, मेहनत कर, आगे तहसीलदार बनना है, एसडीएम बनना है ना, आईएएस बनना है। क्यों? वो बैठे बैठे मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं, बैठे बैठे रील देख रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है ना, तहसीलदार भी कुछ होता है, पटवारी भी बाद में जो एसडीएम भी कुछ होता है, कलेक्टर भी कुछ होता है। तो ये पुराने दिनों की बात हो गई। पुराने दिनों के अंदर जो है वो दोस्तों जो है, हाँ, पुराने दिनों के अंदर जो है वो आपके यहाँ ये बातें चला करती थी कि क्या ही जो है वो और बने हो, बनो तो पटवारी बनो, है ना। तो अब जनता इतनी भोली कौन रही। अब थे पटवारी बन के जो ज्यादा संतुष्ट मत हो जाए, आगे जाके ताने और भी प्रमोशन प्राप्त करना। हम्म। हाँ, उसमें भी कोई विवाद हल के लिए होता है। अब चले आगे। क्या इनके पंचायती राज से संबंधित भी काम होते हैं? पंचायती राज से संबंधित काम होते हैं। क्या काम होते हैं दोस्तों? ये ग्राम सभा की मीटिंग में भाग लेते हैं। पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उनके अंदर ये सहयोगी होते हैं। पंचायती राज के चुनाव के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? ये सहयोगी होते हैं। और पंचायत की जो वित्त एवं कर समिति होती है, पंचायत की जो वित्त एवं कर समिति होती है, उसमें भी इनकी भूमिका होती है। उसमें भी इनकी भूमिका होती है। तो आंकड़ों से संबंधित काम तो है ही। पंचायती राज भी जो है वो इनके बगैर काम नहीं चलता। पटवारी साहब को बार बार बुलाना ही पड़ता है। ग्राम सभा की बैठक में बुलाते हैं ना दोस्तों। उसके साथ साथ आपकी जो पंचायत की बैठक होती है हर 15 दिन से, उस ग्राम पंचायत की बैठक में भी इन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पे सरपंच साहब, हाँ, ग्राम सेवक जी, मतलब वीडियो साहब, पटवारी जी सब बैठकर जितने भी म्यूटेशन है, वो पहला हक जो है वो म्यूटेशन, आपके नामांतरण जो है वो जमीन को चढ़ाने का पहला हक जो है वो आपकी ग्राम पंचायत के पास है। वो काम नहीं करते तो फिर बाद में जो है वो किसके पास आता है? वो पावर तहसीलदार के पास आता है। जिला प्रशासन की पीडीएफ अपलोड हो गई है। जिला प्रशासन की पीडीएफ अपलोड हो गई है। क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार देखना, आपको मिल जाएगी। ठीक है। वित्त एवं कर समिति की जो है वो भूमिका भी ये करते हैं। पर फिर भी है तो इनकी ना, कल को इच्छा हो जाए सुशील लगाएंगे थोड़ा बहुत, तो राजस्व एकत्रित, ऐसे तो भाई माप ही रहता है। ऐसे तो कहते हैं ना कि जो है वो आपके कलेक्टर साहब रेवेन्यू कलेक्ट ही करते हैं। चले आएंगे श्योर। अब दो पद और पढ़ने अपने को, एक तो पुलिस अधीक्षक और एक आपके डिविजनल कमिश्नर। एक आपके पुलिस अधीक्षक और एक आपके जो डिविजनल कमिश्नर। एक पुलिस अधीक्षक और एक दोस्तों आपके डिविजनल कमिश्नर। पढ़े करें कंप्लीट जिला प्रशासन को। फिर पुलिस अधीक्षक का पद पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे जनरली जो है वो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। जनरली प्रश्न आता नहीं है, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक के बारे में जरूर पढ़ें। या तो दोस्तों जो है वो आईपीएस डायरेक्ट एसपी बनते हैं इंडियन पुलिस सर्विस से, या दोस्तों आपके आरपीएस जो है वो पदोन्नति के पश्चात, आपके आरपीएस जो है वो पदोन्नति के पश्चात जो है वो एसपी बनते हैं। पदोन्नति के पश्चात एसपी बनते हैं। याद रह जाएगा। हाँ, तो दोस्तों जो है वो ये क्या है? ये है जिला पुलिस के, ये आपके जिला पुलिस के, यह जिला पुलिस के मुख्य नियंत्रक, जिला पुलिस के मुख्य नियंत्रक एवं नेतृत्व करता है। मुख्य नियंत्रक एवं नेतृत्व करता है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उसके तो लीडर यही है, नेतृत्व करता है और नेतृत्व करता है, याद रख लेना। और जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाते हैं। डीसी के साथ मिलकर जिले में कानून व्यवस्था बनाते हैं। मिलकर जिले में कानून व्यवस्था बनाते हैं। मिलकर जिले में कानून व्यवस्था जो है वो दोस्तों ये संचालित करते हैं। मिलकर जिले में
कानून व्यवस्था जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब इनके काम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एसपी साहब के क्या क्या काम होते हैं, फिर डिविजनल कमिश्नर और पढ़ेंगे, आज ही पूरा करेंगे डिविजनल कमिश्नर का टॉपिक भी। हाँ, ताकि आपका जो है वो जिला प्रशासन पूरा हो जाए, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें, और कल आयोग ही स्टार्ट कर लेंगे जहाँ तक है, आपके जो है वो आयोग की क्लास स्टार्ट कर लेंगे जहाँ तक है। तो आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा ध्यान दो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। दिन के 2 आयोग पढ़ेंगे या 3 आयोग पढ़ेंगे हम, 45-45 मिनट से 3 आयोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 3 आयोग पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, 3 आयोग पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जिले के अंदर आईपीएस जो है वो एसपी बनते हैं या आरपीएस पदोन्नति से एसपी बनते हैं, और जिला पुलिस के मुख्य नियंत्रक एवं नेतृत्व करता है। कलेक्टर साहब के साथ मिलकर है जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब दोस्तों जो है वो इनके काम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इनके कार्य क्या क्या है। तो दोस्तों एक कार्य तो आपको पता चल गया इनका, कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या रखना दोस्तों आपके यहाँ, शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, अपराध पर नियंत्रण करना, अपराध पर नियंत्रण करना, अपराध पर नियंत्रण करना। तीसरा, नए जो कानून हैं, नए कानून लागू करना, नए कानून जो है वो लागू करना, नए कानून आपके जो है वो लागू करना। अब नए कानून लागू करना मतलब आपके जितने भी नए कानून आते हैं उनको लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, चाहे घरेलू हिंसा का कानून आपके यहाँ आया हो, चाहे दोस्तों जो है वो पोस्को का एक्ट आया हो, चाहे आपके यहाँ पोस्को का एक्ट आया हो, चाहे यौन शोषण के विरुद्ध जो है वो एक्ट आया हो, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जो आपके यहाँ एक्ट आया है, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो बाल श्रम का एक्ट आया हो, चाहे आपके यहाँ परिवहन से संबंधित कोई एक्ट आया हो, इन सब एक्ट को जो है वो लागू करने का काम जो है वो होता है इनका। करते हैं ना, करते हैं। हाँ, तो ये काम ये करते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो है वो, तो उसके अलावा जो है वो प्रोटोकॉल वाला काम देखा था तुम लोगों ने, प्रोटोकॉल संबंधी काम, प्रोटोकॉल संबंधित काम। जो विशिष्ट अतिथि जो आपके आते हैं जिले के अंदर है, उन विशिष्ट अतिथि की सुरक्षा, विशिष्ट अतिथि की सुरक्षा का काम, विशिष्ट अतिथि की सुरक्षा का काम कलेक्टर साहब के साथ मिलकर, सिक्योरिटी तो यही संभालेंगे ना उनकी, सिक्योरिटी तो यही संभालेंगे ना, तो ये भी याद रखें। अगर सीमावर्ती क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल आपके बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, गंगानगर में है, अनूपगढ़ में है, तो सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो है वो सेना के साथ इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है। सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो है, ये चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इंडियन आर्मी हो, इनके साथ इनकी टाइम टू टाइम बैठक होती रहती है, इनके साथ जो है इनकी टाइम टू टाइम बैठक होती रहती है। सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो है वो ये जो है पूरा पूरा जो है वो काम देखते हैं, पूरा पूरा काम देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। आप देखते हो कभी, हाँ बहुत सारे अगर सीमावर्ती क्षेत्र में, तो उनके बीएसएफ के जो फ्रंटियर के वहाँ के हेड होते हैं उनके साथ हमारे एसपी साहब की टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है, क्योंकि अपराध रोकने हैं और उसके साथ साथ पुलिस सपोर्ट बहुत जरूरी है। सेना को अगर कोई इंटेलिजेंस प्राप्त हो है कि इस जगह जो है वो यहाँ कोई आदमी छिपा हुआ है, तो पुलिस सपोर्ट जो है वो लोकल सपोर्ट के रूप में बहुत जरूरी है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो है वो ये करना, उसके साथ साथ पुलिस संपत्ति, वाहन, हथियार, दस्तावेज, इन सब की सुरक्षा इन्हीं के पास होती। चाहे आपकी पुलिस संपत्ति हो, पुलिस की जितनी संपत्ति हो, चाहे उसके अंदर दोस्तों आपके हथियार आते हो, वाहन आते हो, चाहे दोस्तों दस्तावेज आते हो, इन सब की सूचना इनके पास रहती है, और यही दोस्तों इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, यही जो है वो इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल करते हैं, याद रख लेना। तो ये आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो है एसपी और कलेक्टर एक दूसरे के पूरक हैं, एसपी और कलेक्टर एक दूसरे के पूरक हैं, मिलकर ही जो है वो जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, मिलकर ही जो है वो जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, याद रह जाएगा तुम लोगों को। मिलकर ही जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। और ये जिले की कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल मैंने आपको उस समय भी दिया था कि एसपी साहब जो है वो वार्षिक अपराध प्रतिवेदन भेजते हैं। ये क्या भेजते हैं आपका, वार्षिक अपराध प्रतिवेदन भेजते हैं, वार्षिक अपराध प्रतिवेदन भेजते हैं, अपराध प्रतिवेदन भेजते हैं।
और ये आपका वार्षिक अपराध प्रतिवेदन भेजते हैं, और ये कानून व्यवस्था प्रतिवेदन भेजते हैं। ये आपका कानून व्यवस्था प्रतिवेदन भेजते हैं, कानून व्यवस्था प्रतिवेदन रिपोर्ट जो है वो भेजते हैं। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये रिपोर्ट जो है किनको भेजते हैं, एक आपके जो है वो चीफ सेक्रेटरी को, एक दोस्तों आपके जो है वो गृह मंत्रालय को, होम डिपार्टमेंट को। ये किसको भेजते हैं, एक अपने जो है वो होम डिपार्टमेंट को और एक अपने पुलिस हेडक्वार्टर को, पीएचक्यू को। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलकर ही जिले में कानून व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए जो जरूरी है, दोनों अपराध को प्रभावी रूप से नियंत्रित रखते हैं, और जो है वो कलेक्टर साहब के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बनाई रखी जाती है, और दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। चले आगे। अब फिर बाद में जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज आपकी आई, सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। क्योंकि बड़ी सिटीज के अंदर जो है वो हर चीज के लिए कलेक्टर साहब से जाके अनुमति लेनी या कलेक्टर साहब को रिपोर्ट करना पुलिस के हौसले को कहीं ना कहीं डगमगाता है। जायज बात है। बड़े आपके जो शहर है वहां पर पुलिस को स्वायत्ता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हर चीज के लिए कलेक्टर साहब को जाके पूछोगे तो तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कब करोगे? लगता है तुम लोगों को या नहीं लगता? और कलेक्टर साहब के पास भी पहले से इतने बड़े जिले में बहुत ज्यादा काम है, शहर के अंदर बहुत ज्यादा काम है, तो अब कलेक्टर साहब भी जो है वो बहुत सारे काम देखेंगे या सारा पुलिस का काम देखेंगे? तो साहब ये बात भी सही है, ये बात भी जो है वो क्या है, सही है, सही है दोस्तों आपके। तो अब हम लोग जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ पर। हाँ, और पुलिस की हायरार्की आप जब देखेंगे तो दोस्तों क्या होती है, आपके कांस्टेबल होते हैं, फिर आपके हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर आपका सब इंस्पेक्टर होता है, फिर दोस्तों आपका जो है वो सर्किल इंस्पेक्टर होता है, फिर दोस्तों आपके जो डीएसपी होते हैं, फिर आपके एडिशनल एसपी होते हैं, फिर आपके एसपी होते हैं। यह हायरार्की होती है जनरली। हायरार्की में सभी की एक साथ करवाऊंगा तुम्हें, हायरार्की जो है वो दोस्तों जो है सभी की एक साथ करवाऊंगा आपको। तो उसके लिए एक चार्ट बना के दूंगा ताकि कभी कोई प्रश्न ही गलत ना हो। सचिवालय का, उसके अलावा दोस्तों आपके विभाग का, जिला प्रशासन का, पंचायती राज का, सबका ऐसे मतलब, ताकि ऐसे पूरा दिमाग में सब पढ़ लेंगे ना, पंचायती राज और सब कुछ, तब बाद में एक साथ। हाँ हाँ, एएसआई भी होते हैं, एसआई डायरेक्ट इनको लगाते हैं, एएसआई भी होते हैं, पहले जाके एएसआई लगा जाता है। हाँ मिलती है। तो चलें बात करें पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली। आपको लगता है क्या कि मतलब पुलिस को स्वायत्ता देनी चाहिए, इनसे प्रश्न आते हैं। तो हायरार्की जो है वो एक अलग से जो है वो पूरा टॉपिक जो है तुम लोगों को करवाऊंगा ताकि जो है कोई प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि इसमें जनरली आपसे कितने प्रकार की हायरार्की पूछी जाती है। जनरली आप लोगों को जो है वो एक तो राजस्व की हायरार्की पूछी जाती है, एक पंचायती राज की हायरार्की पूछी जाती है, एक नगर निकाय की जो है वो हायरार्की पूछी जा सकती है, या एक पुलिस प्रशासन की जो है वो हायरार्की पूछी जा सकती है, या फिर दोस्तों आपके सचिवालय की हायरार्की पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? सचिवालय की। तो ये 5-7 में तुम लोगों को एक साथ कवर करवा के जो है वो याद करवाऊंगा। पहले अब हम जो है वो दो चीजों पे चलते हैं। एक सिटी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था क्या है, सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, बात करें। हाँ, तो आरपीएस लिखा ना, उन्हें डीवाईएसपी कहते हैं, और एसआई के पास जो है वो पूरा का पूरा आपका जो थाना है, तो वो जो है वो एसएचओ है। तो हायरार्की जो है वो आपका जो पद सोपान क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन में आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके मैं बेसिक चीज के बारे में बता दूंगा, बेसिक चीज के बारे में आपको जो बता दूंगा। ठीक है, अब चले आगे और ध्यान दें। तो ध्यान देते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, याद रखें दोस्तों आपके सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है उसके बारे में दोस्तों आपके यहाँ पे बात करते हैं कि सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है। तो सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आप समझें कि आपके राजस्थान के अंदर दो आपके शहर, राजस्थान के अंदर कौन से दो शहर, 2011 में हम लोगों ने
जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में दोस्तों सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपनाई। क्या अपनाई 2011 में? सिटी पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो दोस्तों आपकी हमने अपनाई। सिटी पुलिसनर है, हाँ, कमिश्नर प्रणाली अपन ने जयपुर और जोधपुर में अपनाई। उसका उद्देश्य क्या था? पुलिस प्रशासन को स्वायत्ता देना। पुलिस प्रशासन को स्वायत्ता देना। पुलिस प्रशासन को क्या देना भाई? स्वायत्तता देना। पुलिस प्रशासन को हर चीज के लिए अब जिला कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ताकि पुलिस जो है त्वरित कार्यवाही कर सके। पुलिस के काम हाथों हाथ ही होते हैं भाई, तो पुलिस जो है वो त्वरित कार्यवाही कर सके। इसके लिए हमने इन दो शहरों के अंदर पुलिस को जो है वो दोस्तों एक स्वायत्त अधिकारी बनाया। पुलिस कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर की जो हमारे यहाँ जो आपके यहाँ पोस्टिंग होती है, वो पुलिस कमिश्नर अब आपके क्या हैं दोस्तों? स्वायत्त अधिकारी हैं। पुलिस कमिश्नर क्या है? आपके स्वायत्त अधिकारी हैं। और वो स्वायत्त अधिकारी हैं, तो इस कंडीशन में अब उन्हें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनके ऊपर जिला प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। जिला प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। जिला प्रशासन का कोई दबाव है, जिला प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। उन्हें ना कलेक्टर साहब से पूछना, ना कलेक्टर साहब को उनसे कुछ पूछना। वो लॉ एंड ऑर्डर को अब अकेले जो है वो मेंटेन करें। मतलब कलेक्टर से कार्यवाही के लिए कानून व्यवस्था की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। पुलिस प्रशासन को जो है वो स्वायत्त रूप के से काम करने के लिए जो है वो ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था स्टार्ट की। तभी आप देखते हो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, इंग्लिश में यही बोलते हैं। हाँ, तो क्या याद रखना है? बताओ ये सही किया है नहीं किया, पर इसका लाभ क्या है? क्या आपकी सिटी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का लाभ क्या है? सिटी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली याद रख लेना 2011 में जयपुर जोधपुर में प्रारंभ की गई, ताकि हमने एक पुलिस कमिश्नर नाम का एक स्वायत्त पद जो है वो सर्जित किया, जिसमें पुलिस प्रशासन को स्वायत्ता दी जाती है, ताकि वो त्वरित काम कर सके, उनका मनोबल बढ़ सके, उनमें अनुशासन बढ़ सके, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सके, और जिला प्रशासन से बार बार अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जिला प्रशासन से बार बार अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जिला प्रशासन से बार बार जो है वो अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जिला प्रशासन से बार बार अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, श्योर, पक्की बात? तो बार बार उन्हें अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अब आपका एक टॉपिक रहा है संभागीय आयुक्त का। अब आपका कौन सा टॉपिक रहा है? संभागीय आयुक्त का। वो कल पढ़ेंगे, आज खूब हो गया। कल आपके जो है वो चालू करेंगे संभागीय आयुक्त का टॉपिक। 5-10 मिनट का कल पढ़ा दूंगा, फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको जो है वो याद रखना। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, उसका जो है वो लाभ क्या है दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखना। इससे लाभ क्या होगा भाई साहब? लाभ सिंपल सा बात है कि पुलिस अब स्वायत्ता से काम करती है, और पुलिस जब स्वायत्ता से काम करती है तो त्वरित कार्यवाही होती है, और त्वरित कार्यवाही के साथ साथ जो है वो पुलिस बल जो है उसका जो है वो मनोबल भी बढ़ता है। मनोबल के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। मनोबल के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है, और कानून व्यवस्था बेहतर रहती है। कानून व्यवस्था बेहतर रहती है। उसके साथ साथ जिला कलेक्टर जो है डीसी के जो है वो कार्यों के अंदर जो है वो डीसी का थोड़ा कार्यभार कम होता है। डीसी का कार्यभार कम होता है, और जब कार्यभार कम होता है तो वो अपने मूल कार्य जो है उनको बेहतर तरीके से कर पाता है। मूल कार्य बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। विकासात्मक कार्यों पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। विकासात्मक कार्य योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसलिए आपके 2011 में हम लोगों ने जयपुर एवं जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली प्रारंभ की। कल पंचायती राज पढ़ा दूं? पंचायती राज क्या पढ़ोगे? इसे ही पढ़ लो पहले, ठीक है? तो कल हम पढ़ेंगे, और आगे मिलते हैं फिर। थैंक यू। जय हिंद, राम राम। बैच के स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको टेस्ट देने हैं, और आपके टेस्ट आप आपके बैच में आपको मिल गए होंगे।
इसके बाद में जो क्लास होगी उसे ले और थोड़ा बहुत है अपने साथ वालों को आदर्श बैच के बारे में बताओ। एकदम ही ऐसे मतलब भूल ही गए तुम लोग तो। हाँ, तो अपने साथ वालों को थोड़ा बहुत बताएं भी भाई। ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।